गुड मॉर्निंग दोस्तों। एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से लाइट का चैप्टर हम लोग किए थे। तो हमने जो है कि परावर्तन को समझा था। अगर हम लोग आज नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दर्पण, मिरर। तो मिरर को समझने के लिए ये सबसे पहली शर्त है कि आप जो है कि लाइट में परावर्तन, अपवर्तन, इन सारी घटनाओं को आप अच्छे से समझें। और सबसे ज्यादा जरूरी है परावर्तन को समझना। जब तक हम परावर्तन को नहीं समझेंगे तब तक मिरर में जो कैसे चित्र बन रहे हैं और ये चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर को देखने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले लाइट चैप्टर को पूरी तरह से देखें, समझें। उसके बाद मिरर चैप्टर, ये जो मिरर है उसको देखना शुरू करिए और इसको समझिए कि मिरर में जो चित्र कैसे बनते हैं, मिरर की क्रियाविधि क्या है। तो आज हम लोग मिरर को शुरू कर रहे हैं कि मिरर क्या होता है। तो मिरर की जो घटना होती है वो किस पे आधारित होती है? परावर्तन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये किस पे निर्भर करता है? परावर्तन पे निर्भर करता है। जब तक, क्यों निर्भर करता है? तो आप ये देखिए कि जब तक कोई भी किरण, जब परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह या अवरोध से टकराती है तो उसी माध्यम में जो है कि वापस लौट जाती है। तो किसी प्रकाश से किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना जिस माध्यम में वो आई थी, ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो इसे हमने आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण कहा था। और ये अवरोधक सतह है। यहाँ पे जो बना हुआ था ये अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब क्या था? एक काल्पनिक रेखा थी अभिलंब। ये आपतन कोण जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनती है, और ये आपतन कोण जो कि अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच में बनती है। ये बताने का मतलब था कि आप फिर से एक बार इस चीज को समझ लो कि परावर्तन क्या होता है। क्योंकि जो मिरर में होता है, मिरर में हम जब किसी चित्र को देखने में सक्षम होते हैं तो वो कौन सी क्रियाविधि होती है? परावर्तन होता है। हमने आपसे कई बार ये बातें कही हैं, लेकिन जब क्योंकि हम मिरर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात फिर से आपको बताना होगा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर को हम देखने में सक्षम हो रहे हैं, इस मार्कर को मैं देख पा रही हूँ, तो उसका कारण यही होता है कि कोई भी जो प्रकाश की किरण है पहले इस मार्कर के पे पड़ती है और मार्कर से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी आंखों की रेटिना पे उसका चित्र बनता है। तो उसके बाद हम जो है कि इस मार्कर को देखने में सक्षम हो पाते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रकाश की जो किरण है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा करके जो है कि वापस नहीं, परावर्तन नहीं होता है उसका किसी रंग का, तो वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? तो वो वस्तु हमको काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। तो हम इस आधार पर अब पहले हम देखेंगे दर्पण क्या होता है और उसमें परावर्तन की घटना कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये दर्पण है, मान लीजिए कोई शीशा है, ये पारदर्शी है, ठीक है, ये क्या है? शीशा है, पारदर्शी है। तो क्या इसमें चेहरा नहीं दिखेगा? चेहरा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए ये पारदर्शी शीशा है, अगर कोई किरण यहाँ से आपतित होती है तो ये इस जो कि पारदर्शी है तो इससे क्या करेगी? इस शीशे से होकर के इसका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। और अगर अपवर्तन की घटना हो गई यहाँ पे अगर अपवर्तन की घटना हो गई तो हमें अपना जो है चेहरा आईने में नजर नहीं आएगा। हम अपना आईने में चेहरा देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा क्या करें कि जो है कि हमें आईने में अपना चेहरा देखने को मिले? तो हम क्या करते हैं कि जो ये पारदर्शक शीशे की जो सतह होती है, इसका जो एक भाग होता है, यहाँ पे क्या करते हैं? लेप लगा देते हैं। यानी जो ये अवरोधक का काम करता है, यहाँ पे लेप लगा देते हैं। और ये कैसा काम करता है? तो ये अवरोधक का काम करता है। और ये किसका होता है? तो चांदी अथवा पारे का लेप लगा देते हैं। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कोई भी ग्लास हो, अगर आप उसको उठाएं
और अपना चेहरा देखने की कोशिश करें तो उसमें नहीं दिखाई देता है। और आपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया होगा कि जो आपका आईना है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं रोज सुबह शाम, तो वो आईने में जब आप चेहरा देखते हैं तो वो तब अगर मान लीजिए जो पीछे वो लगा हुआ है, जो वो पीछे अवरोधक है वो रेड रेड सा जो लगा हुआ है, अगर वो कहीं से खुरच के निकल जाए, मान लीजिए वहां पे नहीं हो, तो जितने भाग से वो खुरच के निकल जाएगा वहां तक क्या होगा, आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। तो अब आप ये देखिए, अगर मान लीजिए नहीं निकला है तो एक बार निकाल के देखिए, कोशिश करिए कि आपका चेहरा दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, तो वहां पे आपका चेहरा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेप लगा देते हैं। और लेप क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको कौन सी घटना करानी है, परावर्तन की। परावर्तन होगा यानी कि जब जो है कि कोई किरण आपतित होगी और इस अवरोध से टकराकर इसी माध्यम में लौट जाएगी, तब जो है कि जो हमारी आंखें होंगी यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, इसको देखने में सक्षम होंगे। अपना चेहरा यहाँ पे जो है कि इसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसका चित्र जो है हम देखने में सक्षम होंगे। तो अब ये देखिए कि परावर्तक सतह, पहली बात कर लेते हैं हम। हमने सतह के बारे में देख लिया कि समतल दर्पण क्या होता है। दर्पण दर्पण एक चिकना सतह होता है, चिकनी सतह होती है, एक चिकनी सतह होती है जिसके द्वारा परावर्तन की घटना होती है, जिसके द्वारा परावर्तन की घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है। ठीक, तो जिसके द्वारा परावर्तन की घटना होती। तो अब हम देखते हैं कि ये दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। अब ये दर्पण 2 प्रकार का होता है, तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ ऐसा मिल जाएगा कि दर्पण 3 प्रकार का होता है। तो आप देखिए वो दर्पण 3 प्रकार का कैसे होता है। तो दर्पण होता है, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो कहीं कहीं क्या होता है, हमें यह देखने को मिल जाता है कि दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समतल, उत्तल और अवतल। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सर अगर मान लीजिए कोई कहे कि दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि सर्पल एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अगर इन दोनों को हम एक साथ में कहें तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ये मिलाकर के कितने दर्पण हो जाते हैं, 3 प्रकार के दर्पण हो गए। तो दोस्तों इसे हम देख लिया हमने। अब हम समतल दर्पण के बारे में देखते हैं कि इसमें चित्र की कैसी घटना होती है और क्या होता है। ठीक है, दर्पण में जो होती है ना, कैसी क्रिया होती है, दर्पण में हमेशा परावर्तन की घटना होती है, जबकि हम जब लेंस के बारे में देखेंगे तब हम देखेंगे कि जो क्या कहते हैं लेंस है उसमें परावर्तन की नहीं बल्कि अपवर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले समतल दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में, समतल दर्पण। देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। और समतल दर्पण, समतल दर्पण तो जो हम रोजमर्रा के जीवन में जिस दर्पण का यूज करते हैं, जिसमें हम सुबह शाम अपना चेहरा देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वही दर्पण जो है समतल दर्पण होता है ना। रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाला जो शीशा होता है, रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाला शीशा, ये होता है समतल दर्पण। तो इसमें कैसा होता है, इसमें परावर्तन की घटना के लिए वही है, ये ऐसे सतह होती है, इसकी चिकनी सतह होती है, इसके एक सिरे पे क्या कर दिया जाता है, एक सिरे पे पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश किस चीज का होता है, पॉलिश कर दिया गया है। तो पॉलिश किस चीज का होता है, चांदी एवं पारे का,
चांदी एवं पारे का पहले लेपन करते हैं और इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट, इसके ऊपर जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं। इसका लेप लगा देते हैं तो ये अवरोधक सतह का काम करता है। अवरोधक सतह बनाने के लिए क्या करते हैं, चांदी और पारे का लेप लगा देते हैं और उस लेप के ऊपर, जो चांदी और पारे का लेप लगा हुआ, उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का लेप लगाते हैं। इन तीनों के सम्मिलित से क्या होता है, ये जो है अवरोधक सतह बन जाती है, जो हमें आईने में पीछे देखने को मिलती है। इसी से क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ती है तो वो जो है कि इस परावर्तक सतह से टकरा करके वापस चली जाती है और वापस जाने के बाद इस हम आईने में अपना चेहरा देख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि समतल दर्पण में चित्र कैसे बनता है। समतल दर्पण में चित्र कैसे बनता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण। तो यहाँ से जो किरणें हुई आई, इसके बाद यहाँ से परावर्तन हुआ इनका और परावर्तित होकर के परावर्तित हो रही हैं। तो इसका जो चित्र होता है, इसका जो चित्र होता है, हम किसी भी चित्र, किसी भी परावर्तित घटना का जो चित्र देखते हैं उसके लिए हमें होता है कि ये किरणें कहीं ना कहीं अब मिलनी जरूर चाहिए, चाहे वो वास्तविक रूप में मिले चाहे आभासी रूप में। अगर वास्तविक रूप में मिले, यानी कि अगर वास्तविक रूप में ये किरणें दोनों जा करके मिल जाती हैं कहीं, ऐसे ऐसे किरणें, कोई दो किरणें आती हैं और यहाँ पे मिल जाती हैं, तो वास्तविक रूप से मिल रही हैं तो भी चित्र बनेगा। और अगर नहीं मिलती हैं और हम इसको ये क्या करते हैं, इसका आभासी चित्र कहीं मिला करके बना देते हैं, तो जहां मिला के बनाएंगे चित्र वहां भी बनता है। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसा चित्र बनता है। तो इधर तो नहीं, लेकिन हाँ, इसको अगर हम नीचे की तरफ ऐसे ले जाते हैं तो यहाँ पे मिलाने के बाद जो है कि ये चित्र यहाँ पे बनता है, ऑब्जेक्ट का चित्र यहाँ पे बनता है। तो देखिए इसमें क्या होती है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, इससे किरणें आई, आपतित हुई, परावर्तन हुआ और यहाँ पे आकर के इन दोनों किरणों को जब हम मिलाते हैं, दूर में ले जाते हैं, ये किरणें मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हैं, तो चित्र बनता है। तो हमें ये देखना होगा कि जो किरणें मिल रही हैं या जो हम किरणों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वास्तविक रूप में मिल रही हैं, वास्तविक रूप में। तो हम देख रहे हैं कि वास्तविक रूप में नहीं मिल रही हैं, इसे हम आभासी रूप में मिला रहे हैं। कैसे आभासी मिला रहे हैं, तो जब हम समतल दर्पण में अगर हम देखेंगे कि जब आभासी रूप से मिल रही हैं तो चित्र कैसा बनता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जब आभासी रूप से मिल रहा है यानी काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रेखा, यहां से हमने काल्पनिक रूप से इसको मिलाया है, जो चित्र कैसा बनेगा, आभासी, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक, इसी को आप काल्पनिक कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने जो बिंदुओं को मिलाया है चित्र बनाने के लिए, वो किस जगह पे मिलाया है, किस रूप में मिलाया है, तो कल्पना में मिलाया है। प्रतिबिंब, जब भी प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे है तो इसका जो है इतना इधर बनेगा ये चित्र, तो आभासी है तो ये सीधा बनता है। जो ऑब्जेक्ट का चित्र होता है वो कैसा होता है, सीधा, सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर कैसा होता है, वस्तु के बराबर बनता है, सीधा और वस्तु के बराबर। तो ये समतल दर्पण से बना हुआ चित्र कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब सदैव सीधा जब भी बनेगा, इससे आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो सीधा ही होगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन इससे कैसे कैसे बनते हैं और समतल दर्पण में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या हमसे पूछी जाती है कि अगर दो समतल दर्पण इस कोण पे रखे हुए हों तो कैसा चित्र बनेगा, अगर 60 डिग्री के एंगल पे रखे हैं तो कैसा बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि समतल दर्पण में अलग अलग एंगल पे जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से कितने चित्र बनेंगे और कैसे बनेंगे, तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं।
तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या। बहुत ही आसान है दोस्तों, और कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इतना आसान है इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करिए ताकि हम वहां पे इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में छोड़े नहीं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो समतल दर्पण है। पहला तो ये पूछा जाता है दो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण इधर रखा है, ये एक दूसरे के समानांतर रखें, एक इधर एक इधर। जब दो समतल दर्पण समानांतर हो, पहली स्थिति क्या होगी, जब दो समतल दर्पण समानांतर रखे हो, कैसे हो, समानांतर रखे हो, तो चित्रों की संख्या क्या होगी, इसे देखते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया, ठीक, एक समतल दर्पण इधर हो गया, एक समतल दर्पण इधर हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मोमबत्ती हो गई, कुछ भी, जो गेंद है, जो भी रख दे, ये तो उसकी मर्जी है कि दो समतल दर्पण के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाता है तो चित्रों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी समतल दर्पण को, जब दो समतल दर्पण समानांतर रखे जाते हैं तो चित्रों की संख्या सदैव कितनी होती है, तो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होगी। जब दो समतल दर्पण समानांतर रखे हैं तो चित्रों की संख्या सदैव कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक, तो इसे याद कर लेना है। पहले चित्र क्या करना है, जैसे मान लीजिए कभी आप रख के इसका कोशिश भी कर सकते हैं, एक आईना इधर से रखिए, समतल दर्पण सबके घर में होता है, एक इधर, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखिए, फिर देखिए कितने चित्र बन रहे हैं, बहुत सारे चित्र बनेंगे, तो उसी को कहते हैं कि अनंत चित्र बनेंगे। सदैव संख्या इनकी कितनी होगी, हम गिन नहीं पाएंगे, चित्रों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। फिर हम देखते हैं कि समतल दर्पण ए और समतल दर्पण बी किसी खास कोण पे रखे गए हैं। अब इसे देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या है, समतल दर्पण ए, समतल दर्पण ए और समतल दर्पण बी, समतल दर्पण बी किसी खास एंगल पे रखे गए हैं, किसी खास एंगल पे हो, किसी खास कोण पे रखे गए हो, तब चित्रों की संख्या कितनी होगी। तो इसे अब हम देखना शुरू करते हैं कि जब इतना प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी जब किसी खास कोण पे रखे गए हो। तो इसका सूत्र होता है ये 360/थीटा। तो थीटा में जो होता है, जिस एंगल का कोण देगा कि फला एंगल पे होगा, यहाँ पे कोण का मान रखना है, कोण का मान। तो जिस एंगल पे कोण रखा होता है उसको यहाँ रखते हैं और निकालते हैं कि जो है कि चित्रों की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए जो है कि अगर क्या कहते हैं कि अगर 360 है और 90 डिग्री पे समतल दर्पण ए और समतल दर्पण बी 90 डिग्री पे रखे गए हैं, 90 डिग्री पे रखे गए हैं, तो चित्रों की संख्या कितनी होगी, चित्रों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक बार से इसको कनेक्ट करिएगा। समतल दर्पण ए और समतल दर्पण बी जो है कि 90 डिग्री पर रखे गए हैं, तो चित्रों की संख्या कितनी होगी। तो हमने बताया था ये सूत्र, तो हम 360/थीटा कितना बता रहा है, 90। ठीक, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4। तो चित्रों की संख्या जो है, इसके बारे में अगर 4 आया तो हमें ये ध्यान देना है कि जब कभी संख्या सम आती है, संख्या अगर हमें सम आती है, संख्या सम आती है तो इसका मान जो है कि इसमें से -1 कर देते हैं। जो भी संख्या आती है उसमें से क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, तो हमें अपना आंसर प्राप्त होता है। तो 4 है, 4 -1 कर देंगे तो कितना होगा, 3। चित्रों की संख्या कितनी होगी, 3 बनेंगे। लेकिन अब दूसरी बात है, यहीं पे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोण हो
जैसे मान लीजिए कि दर्पण को किसी इस एंगल पे रखा गया हो, जो कि जिसका आंसर ही विषम आए तो क्या देंगे। मान लीजिए कि समतल दर्पण ए और बी जो है कितने कोण पे रखे गए हैं, 120 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं। तो हम देखेंगे 360 बटा 120 तो कितना आया, 3। तो जब संख्या विषम आती है, जब संख्या विषम आएगी तो हमें इसमें से कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। और जो ये 3 आया है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम अपना उत्तर बना देंगे कि 3 संख्या कितनी है, 3। यानी अगर 90 डिग्री पे रखा जाए तो भी चित्रों की संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि वो सम आया था तो उसको -1 किया गया था। और 120 डिग्री पे रखा गया है तब भी चित्रों की संख्या कितनी है, तो 20। अब देखिए 360 को अगर हम रख लेते हैं 60 के एंगल पे, 60 के, तो चित्र की संख्या 6 आ रहा है, 6। लेकिन हम इसमें से क्या करेंगे, सम है तो यहां से 1 माइनस करेंगे तो हमें चित्रों की संख्या कितनी होगी प्राप्त, 5। यानी अगर 60 के एंगल पे रखा गया है तो चित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जब कि हम थीटा का मान रख करके निकालेंगे, अगर संख्या हमारी सम आती है तो सम संख्या में से 1 को माइनस करना है और 1 माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारा आंसर होगा। जबकि अगर थीटा का मान रखने पे आंसर हमारा विषम संख्या होती है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ऐसा आता है, तब जो है कि जो मान आता है वही हमारा आंसर होता है। तीसरी स्थिति क्या होगी, अगर मान लीजिए कोई ए है और बी है, ए है और बी है, समतल दर्पण ए और दर्पण बी है, ठीक। और इनका मान जो आता है, मान लीजिए थीटा है और ये थीटा, और कुछ भी मान आता है वो दशमलव में आ जाता है, 3.6, 4.6, कुछ भी, मतलब पॉइंट में आ जाता है। तो आप ये बताइए कि पॉइंट में आ जाता है तब हम कौन सा आंसर देंगे। मान लीजिए कि बाय द वे वो पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो जो हमारा ये मान होगा, जो पूर्णांक संख्या होगी, है ना, वही हमारा मान होगा। अगर मान लीजिए 3.6 आ रहा है तो चित्रों की संख्या कितनी होगी, चित्रों की संख्या हम 3 लिखेंगे, क्या होगा हमारा आंसर 3। अगर 4.6 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। चित्रों की संख्या कितनी होगी, 4। इसी तरह 5.6 आ रहा है तो चित्रों की संख्या 5। तो ये हमें देखना है कि चित्रों की संख्या को हमें ऐसे देखना है। दूसरी बात, समतल दर्पण में, ये तो हो गई चित्रों की संख्या कितनी होती है। दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण में आप जो है कि समतल दर्पण में आप अपना पूरा चित्र देखना चाहते हो, आप मतलब कि पैरों तक, सर से लेके पैर तक अपना पूरा चित्र दर्पण में देखने की कोशिश करना चाहते, तो आपको कितना बड़ा आईना लेना होगा, कितना बड़ा दर्पण होगा जिसमें जो है कि आप अपना चित्र देख सकेंगे। तो ये याद रखने की बात है। जैसे मान लीजिए कोई 6 फीट का व्यक्ति है, कोई 5 फीट का व्यक्ति है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें दर्पण की ऊंचाई या लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, मान लीजिए कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, 3 फीट का है, जो भी हो, कोई बच्चा है, तो इतना कि अगर उसको पूरा देखना है तो कितना बड़ा आईना होना चाहिए। तो मान लीजिए ये व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है, व्यक्ति की हाइट की यानी ऊंचाई की आधी कितनी होगा, व्यक्ति की लंबाई, इसी को आप ऊंचाई मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं, लंबाई की कितनी होगी, आधी होगी। तो मान लीजिए 6 फीट का व्यक्ति है तो कितना लगेगा, उसको 3 फीट का आईना होना चाहिए। और अगर 5 फीट का व्यक्ति है तो 2.5, 3 का है तो 1.5। अगर इतना रहेगा तभी व्यक्ति अपना पूरा चित्र
देख पाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो अपना चित्र नहीं देख सकता है। तो इसके बाद दूसरा होता है समतल दर्पण से एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v वेग से चल रहा हो, एक सामान्य वेग से, जिस वेग से चल रहा है, तो उसका जो चित्र होगा वो किस वेग से चलेगा, तो ये देखना है। तो इसको देखते हैं कि यदि व्यक्ति जो है v वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि व्यक्ति v वेग से चलना प्रारंभ करता है, तो चित्र किस वेग से चलेगा, चित्र 2v वेग से चलता है। ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आप इस गति से आएंगे, तो आपके जो आईने में जो चित्र है इसकी डबल गति से उसकी गति को कैसा दिखाता है, डबल दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से आएगी तो जो है दर्पण में उसका वेग क्या हो जाएगा, 2v वेग हो जाएगा। इसके बाद हम अनुप्रयोग देख लेते हैं, सबसे बड़ी चीज कि इसका अनुप्रयोग क्या होता है, समतल दर्पण का अनुप्रयोग। समतल दर्पण के अनुप्रयोग, समतल दर्पण के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो इसका होता है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना प्रतिबिंब। क्वेश्चन यही हो सकता है कि अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कौन सा दर्पण प्रयोग करना पड़ता है या करते हैं। तो अपना प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति कौन सा प्रयोग करता है, तो समतल दर्पण का। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है, परिदर्शी, पेरिस्कोप, परिदर्शी में होता है। तीसरा इसका जो है उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है कि बहुरूपदर्शी यानी कैलिडोस्कोप में होता है, इसका प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे परिदर्शी क्या होता है। हम देखेंगे, ये पहला तो हमने देख लिया, अपना प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा हमें देखना है कि परिदर्शी क्या होता है। परिदर्शी, पेरिस्कोप, इसको क्या, परिदर्शी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं पेरिस्कोप, परिदर्शी। तो उसका उपयोग कैसे होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी सीमाओं पे जो है कि गहरे गहरे वो बंकर बना करके हमारे सैनिक रहते हैं। तो और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि जो दुश्मन सेनाएं होती हैं, दुश्मन लोग होते हैं, वो हमारी जब उसमें प्रवेश करते हैं हमारी सीमा के भीतर, तो उसमें हमें देखना होता है कि उनकी गतिविधियां कैसी हैं। तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का। तो कैसे करते हैं, तो समतल दर्पण जो होता है उसको पेरिस्कोप में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। रखा कैसे जाता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है हमारा बंकर, ठीक, ऐसा समझ लीजिए ये हमारा बंकर है, और यहाँ पे जो है कि हमारे सिपाही बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारा सिपाही बैठा हुआ है, और यहाँ से कोई दुश्मन आ रहा है यहाँ, और ये नीचे है ये नीचे बंकर, यहाँ से कोई सिपाही आ रहा, इसकी निगरानी करनी है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो है कि समतल दर्पण को 45 डिग्री पे रख देता है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। आप इसको 90 डिग्री पे हो रहा है, तो 45 डिग्री पे ऐसे रख देता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। देखिए 45 डिग्री पे रखेगा। जैसे मान लीजिए ये बंकर है, यहाँ बैठा, यहाँ कोई आ रहा है, तो ये क्या करेगा, 45 डिग्री पे कोई ऐसे रखेगा समतल दर्पण को। दो समतल दर्पण को यहाँ रख देता है, तो एक सिरा इसका बाहर होता है। तो ये दर्पण जो होता है, जब से कोई व्यक्ति इधर की तरफ आता है तो यहाँ का चित्र यहाँ बन जाता है, ठीक, उसका चित्र यहाँ बनता है, और यहाँ से परावर्तित होकर फिर चित्र कहाँ बन जाता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सैनिक बैठा हुआ होता है, इसकी गतिविधि को आराम से क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसकी गतिविधि को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यही होता है परिदर्शी का काम। यानी कि पहले चित्र कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये बाहर से इसको आते हुए देख लेगा, और ये जो बंकर में बैठा हुआ है सैनिक, हमारा बंकर में बैठा हुआ सैनिक,
बंकर में बैठे बैठे यहाँ से जो चित्र परावर्तित होकर इस पे बनता है उसको देख लेता है। तो इसका पेरिस्कोप का उपयोग पूछता है। दूसरी बात ये क्वेश्चन बनता है कि यह किस एंगल पे रखा जाता है। तो दोनों याद रखना है आपको। पेरिस्कोप जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसको रखा जाता है, तो कौन सा दर्पण रखा जाता है, ये भी तो समतल दर्पण रखा जाता है। किस कोण पे, 45। तो ये चीज होती है। उपयोग कहाँ पे होता है, परिदर्शी में। परिदर्शी का उपयोग मतलब बंकर में छुपे हुए जो है सेनाएं वगैरह है उनको देखने के लिए इनका प्रयोग करती है। अब हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा हमें कि देखना है कि जैसे मान लीजिए जो पनडुब्बी होती है इसी का होता है। पनडुब्बी में इसका उपयोग होता है। पनडुब्बी, पनडुब्बी तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये जल है और हमारी पनडुब्बी कहाँ पे है, ये है हमारी पनडुब्बी। क्या है, पनडुब्बी। अब यहाँ पे हमारे सैनिक हैं, पनडुब्बी में बैठे हुए हमारे सैनिक हैं। अब इनको क्या देखना है, इनको देखना है कि कैसे। तो ये भी क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, इसको एंगल ठीक कर लेते हैं। मान लीजिए इस एंगल पे लगा दिया और इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यार तो यहाँ पे ये जल है, यहाँ नीचे पनडुब्बी है और इन्हें निगरानी रखनी है कि जो जल में कौन सी, जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन देश की सेना आ रही है उस पर ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे एक वो निकालते हैं और जल के बाहर ये थोड़ी सी निकली होती है। ये जो 45 डिग्री का जो कोण होता है वहां पे क्या करते हैं, एक दर्पण लगा देते हैं और यहाँ पे एक दर्पण लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर कोई जो है जल में कोई गतिविधि होती है, यहाँ पे कोई सेना प्रवेश करती है, तो इसका चित्र पहले कहाँ बनता है, यहाँ पे, और यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ बन जाता है। और यहाँ पे पनडुब्बी में बैठा हुआ जो भी हमारा सैनिक होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो इस गतिविधि पे क्या करते हैं, नजर रख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे भी प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कैलिडोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी। इसमें क्या होता है, कैलिडोस्कोप क्या है, बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप क्या है, कैलिडो इसको देखना है कि इसका क्या काम होता है। तो इसमें जो है कि पहले इसका कोण देख लेते हैं कि किस एंगल पे रखा जाता है। तो कोलिडोस्कोप में जो है समतल दर्पणों को, 3 समतल दर्पणों को किस एंगल पे रखता है, 60 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। कितने को, तो 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। तो ये होता क्या है, तो ये देखिए, जैसे कि अगर आप बचपन में कभी गांव में मेले वाले घूमने गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा, वहां से कुछ ऐसा चीज खरीदा होगा जिसमें मतलब ऐसे रहता है, वो देखने में प्लास्टिक का बना रहता था, पहले ऐसे होता था यहाँ से, ठीक, और ये ऐसे रहता था। और इसमें से जब हम देखते थे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे हमें चित्र दिखाई देते थे, बहुत सारे। जब हम इसमें देखना शुरू करते थे तो बहुत सारे चित्र दिखाई देते थे। तो कैसे दिखाई देते थे, क्योंकि समतल दर्पणों को किस कोण पे रखा जाता था, 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता था। 60 डिग्री के एंगल पे रखने के कारण जो है प्रकाश जो है कई बार यहाँ से गुजरता है और परावर्तन होता है, परावर्तित होता है। इसलिए जो चित्र होते हैं, जगमगाहट में हमें कई सारे चित्र दिखते थे। हम जब देखना शुरू करते थे तो उसमें चित्र कई लगे रहते थे जो बार बार बदलते रहते थे, वो चित्र देखते थे और देखने में हमें बहुत अच्छा लगता था। तो यही क्या होता है, बहुरूपदर्शी होता है, कैलिडोस्कोप होता है। तो हम इसको देख लिए कि ये किस पे होता है। अब हम देखते हैं दूसरे दर्पण को। दो दर्पण का जो दूसरा भाग है, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जो है कि किसी भी जो गोलीय दर्पण होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण। ये जैसे कोई गोला है, ठीक, इसका जो है कि मान लीजिए यहां से इसको काट दिया जाए, ठीक, इस गोले को,
तो इसी को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। कटे हुए गोले का भाग होता है। और ये गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, कॉन्वेव कॉन्केव कॉन्केव मिरर, और एक होता है, सॉरी इधर कॉन्वेक्स, यहाँ पे ये लिख दिया है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो ये क्या होते हैं, तो ये दोनों क्या है, जैसा मैंने बताया आपको, ये जो है गोले के कटे हुए भाग होते हैं। इस गोला को जब हम काटते हैं तो ये दर्पण बन जाता है। तो दर्पण के लिए आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी गोले का कटा हुआ भाग है, ऐसे है, तो हम इसमें जो है चित्र अपना कब देख पाते हैं, जब जो है कि चित्र जो है कि तभी देख पाएंगे जबकि परावर्तक सतह से कोई प्रकाश टकराए और वापस चली जाए। और अगर मान लीजिए दोनों ऐसा है तो हम चित्र नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसके एक सिरे पे हमें क्या करना होगा, लेप लगाना होगा। लेप लगाना होगा और वो लेप लगाने के बाद ही हम इस जो है शीशे में चित्र देख पाएंगे। तो हम जो भी दर्पण होता है, जब गोले को दर्पण का काम कब करते हैं, जब जो है कि हमेशा दाहिने भाग पर लेप करते हैं। गोले के किस भाग पे, दाहिने भाग पे, दाहिने भाग पर लेप किया जाता है। और ये दाहिने भाग पे लेप तो किया जाता है, लेकिन दाहिने भाग पे ही लेप क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि प्रकाश या विद्युत जो होता है, प्रकाश यूं विद्युत, प्रकाश यूं विद्युत हमेशा बाईं ओर से प्रवेश करते हैं। हमेशा किस ओर से, बाईं ओर से प्रवेश करते हैं। तो आपने देखा कि क्यों किया जा रहा है, दाहिने भाग पर लेप क्यों किया जाता है, करने का कारण होता है क्योंकि चाहे वो प्रकाश हो चाहे वो विद्युत हो, किस ओर से प्रवेश करेगा, तो बाएं किनारे से ही प्रवेश करते हैं। तो अब देखिए, अब इन पे लेप लगाएंगे तो ये देखिए, एक तरफ अगर इस पे लेप लगेगा तो ये क्या होगा, एक सतह इसकी उभरी हुई होगी, और एक जो हम दाहिनी किनारे पे लगाएंगे तो एक सतह हमें कैसी मिलेगी, एक हमें उभरी हुई सतह मिलेगी और एक हमें धसी हुई सतह मिलेगी। तो इन्हीं के नाम पर हम इसका अलग अलग वो करते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे लेप करेंगे, एक इस किनारे पर, इसका दाहिना किनारा ये होगा, और एक इस साइड पे। तो ये हमारे 2 मिरर बन गए। कौन से मिरर, 2 मिरर बन गए। तो लेप लगा देते हैं तो उत्तल और अवतल लेंस की प्राप्ति होती है। तो ये कौन सा मिरर होगा और ये कौन सा मिरर होगा, जो उभरा हुआ होता है, जो उभरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। दोनों क्या हैं, एक गोले के कटे हुए भाग हैं। और तो दोनों एक दूसरे के कटे हुए भाग हैं। अगर दोनों एक दूसरे के कटे हुए भाग हैं तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इनका जो है कि जैसे मान लीजिए गोला होती है तो इनका एक केंद्र होगा, ठीक, और जो इसका केंद्र होगा वही तो इसका भी, चाहे ये वाला आईना हो चाहे ये वाला आईना हो, इसका भी केंद्र होगा। और अगर मान लीजिए इसका केंद्र वही होगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फिर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक। तो इस चीज को समझने के लिए दोस्तों पहले हम इसको समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के कटे हुए भाग हैं, तो इसका जो है केंद्र एक ही होगा। आप देख रहे हैं दोनों कटे हुए भाग है, तो यहाँ पे ये केंद्र होगा। इसको यहाँ पे इसको इसका सी मान सकते हैं, इसका केंद्र मान सकते हैं, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही गोले के कटे हुए भाग हैं, इसलिए हैं। तो इसमें हम इसको समझने से पहले, जो कि गोली दर्पण को समझने से पहले 3-4 चीजें होंगी, जैसे कि इनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इनका ध्रुव यानी पोल,
क्या होता है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो क्यों बार बार जो है चित्र कैसे बनता है इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को समझने के लिए जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको एक एक चीज़ करके बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। आज वक्रता त्रिज्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये गोला है और ये है इसका केंद्र, ठीक। सी इसका भी केंद्र यही होगा, इसका भी केंद्र, तो इसका ये हो गया। और इसकी वक्रता त्रिज्या भी यही होगी। वक्रता त्रिज्या या रेडियस की आधी दूरी को, अब इसका फोकस क्या होगा जब ये केंद्र हो गया। केंद्र तो आपको पता चल गया, जैसे मान लीजिए मैंने इसको किया और ये, तो इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र इधर, इसका केंद्र सी, ठीक। इसका केंद्र होगा। तो केंद्र से जो आधी दूरी होती है, केंद्र से जो आधी दूरी होती है वो उसका क्या होती है, फोकस होती है। केंद्र से आधी दूरी क्या होती है, केंद्र से आधी दूरी, आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये केंद्र हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका पोल क्या होता है। तो इसका पोल ये यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इसका ध्रुव होता है, ये पोल होता है। तो इन चीजों को हमने समझा, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। अब इसके बाद हम एक एक चीज, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होते हैं, क्यों इनको नेगेटिव और पॉजिटिव कहा जाता है। तो देखिए, दाहिनी ओर अगर हम जाते हैं, जैसे एक तो ये है और एक ये है, सॉरी दर्पण तो दोनों है, केंद्र दोनों का सेम है। ठीक, तो एक को इधर से किया है और एक इधर से। दाहिनी ओर जाए तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाए, दाहिनी ओर तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट में जाए तो क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी दाहिनी ओर जाएगा तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव। ये बाईं ओर है, अतः इसका रेडियस कैसा होगा, ये कैसा है, ये बाईं ओर है, तो इसका रेडियस कैसा होगा, इसका रेडियस जो है, रेडियस या फोकस नेगेटिव होगा। इसका रेडियस और फोकस दोनों कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक। और इसका कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम आगे इनसे बनने वाले चित्रों को हम समझ सकते हैं। तो हम अगले वाली जब क्लास में मिलेंगे तो उत्तल दर्पण को समझेंगे अच्छे से कि उत्तल दर्पण क्या होता है और इससे कितने चित्र बनते हैं और कैसे बनते हैं और दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।